अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, होप सो यू आर ऑल वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें हम क्लासिकल मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हुए क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहला जो हिस्सा होगा वो हमारा कुछ ब्रीफ सी हिस्ट्री होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, यानी एटम्स के बारे में, कि किस किस साइंसदानों ने अपनी एफ़र्ट्स लगा के एटम को समझने में हमारी हेल्प की। तो आप इस पहले हिस्से को जब तक हम क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को शुरू नहीं करेंगे, उससे पहले तक जो हमारा हिस्सा होगा वो क्लासिकल मैकेनिक्स होगा। ठीक है, तो एटम के बारे में हम थोड़ा पीछे चले जाएं तो 400 BC में यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं, डेमोक्राइटिस साहब कहते हैं कि अगर आप कोई मैटर लें और उस मैटर को तोड़ते जाएं और एक बेसिक यूनिट के ऊपर पहुंच जाएं जब तक आप उसको फर्दर डिवाइड ना कर सकते हों, यानी उसके बाद वो मैटर आप छोटा ना कर सकते हों, तो उस बेसिक यूनिट को उसने बोल दिया कि दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली एटम। ठीक है, और जब उसने उसको एटम बोल दिया, एटम एक ग्रीक वर्ड एटोमस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कि इनडिविजिबल, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये तो बात थी 400 BC की। उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के साइंसदान, कुछ मुस्लिम हो गए, कुछ वेस्टर्न हो गए, उन्होंने एफ़र्ट लगाई, और बाद में उसके बाद एक आता है डाल्टन साहिब। ये जो डाल्टन है, इसने कहा कि जो मैटर होती है वो कंसिस्ट करती है एटम्स के ऊपर। मैटर में एटम होते हैं, ठीक है, और ये जो एटम होते हैं ये दो किस्म की प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो इनकी होती है प्रॉपर्टी ए लाइक होते हैं, यानी एक जैसे, एक एटम के अंदर सारी की सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं। और दूसरी चीज़ इसने बोली थी कि इंडिविजिबिलिटी, यानी कि हम मैटर को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ तक तो था जॉन डाल्टन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसने कहा कि एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन इस साहब की जो बातें थी, ठीक है, एक बुनियाद रखी उसने, लेकिन आगे जाके वो भी गलत प्रूव हो गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सब एटॉमिक पार्टिकल, लाइक बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, उसी एटम के अंदर हमें मिल गया, फिर प्रोटॉन मिल गया, उसी एटम के अंदर मिल गया, फिर न्यूट्रॉन भी मिल गया, उसी के अंदर मिल गया, फिर उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट होती रही। तो पता चला कि ये जो डाल्टन का कॉन्सेप्ट था वो ठीक नहीं था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास विलियम क्रोक्स। ये जो विलियम क्रोक्स है, इस साहब के जो एक्सपेरिमेंट हैं वो हैं डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर। ठीक है, इसने डिस्चार्ज ट्यूब लेके स्टडी किया और इसने हमें कैथोड रेज़ की स्टडी की। ठीक है, यानी उसने कैथोड रेज़ की डिस्कवरी की, और बाद में यही कैथोड रेज़ जो थी वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल मिल गई, यानी यही कैथोड रेज़ का कॉन्सेप्ट जो था वो बिलाखिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तक पहुंच गया, यानी कि वो कैथोड रेज़ को हमने इलेक्ट्रॉन का ही नाम दिया। अब कैथोड रेज़ इनको क्यों बोल रहे हैं कि ये कैथोड से निकल रही थी। ठीक है, और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने प्रेशर रखा, वेरी लो 0.01 टार प्रेशर रखा, इतना वोल्टेज अप्लाई किया, ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है उसकी। ठीक है, तो इतनी सी उसने बात की। जब उसने देखा, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ मोटी मोटी सी, हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि कैथोड रेज जो होती हैं नेगेटिवली चार्ज होती हैं। ठीक हो गया, नेगेटिवली चार्ज होने के बाद कैथोड रेज जो होती हैं वो डिफ्लेक्शन शो करती हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करती हैं। अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है तो अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं, राइट हैंड रूल, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं जब ये ग्लास के ऊपर, अगर ग्लास के ऊपर फॉल करें ना, ग्लास के ऊपर, तो फिर ये ग्रीन फ्लोरेसेंस शो करती हैं। और अगर ये एल्यूमिना के ऊपर फॉल करती हैं कैथोड रेज, तो वो रेड फ्लोरेसेंस शो करती हैं।
और टिन स्टोन के ऊपर करती हैं तो ये येलो शो करती हैं, यानी अलुमिनेंस शो करती हैं। मस्ट रिमेंबर दीज, ये ख़ास पॉइंट हैं। अगर आप किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के सामने, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका ये साया जो है ना बनाती है, ठीक है। और उसके बाद ड्राइव अ स्मॉल पैडल व्हील, अगर कोई व्हील अगर आप सामने उसके रखते हैं तो उसको यानी कि ड्राइव करते हैं, यानी एनर्जेटिक होती है, पार्टिकल होती है, मोमेंटम होता है इसमें, ठीक है, यानी ये पार्टिकल नेचर रखती है। कैन प्रोड्यूस एक्स रेज, एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकती हैं जब ये किसी हाईली एटॉमिक नंबर वाली मेटल से जाके टकराती हैं। यहाँ पे बात इम्पोर्टेंट है कि एक्स रेज जो निकलती हैं जब एक कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन जाके टकराते हैं तो उस वक़्त क्या निकलती हैं, एक्स रेज बनती हैं। उस एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी है उसको इस फार्मूला से हम रिप्रेजेंट करते हैं Z-B, ठीक है। और इसी को हम मोज़ले का लॉ बोलते हैं, ठीक है, मोज़ले लॉ है ये वाला। और एक्स रेज क्यों प्रोड्यूस होती हैं, थोड़ा सा इसको देख लें। एक्स रेज भाई साहब इसलिए प्रोड्यूस होती हैं, उसने कहा था कि लेट से ये एटम है हमारे पास और इसके अंदर वाले शेल हैं कुछ इस तरीके से KLMN, लेट से ये उसके बाहर वाले शेल हैं, ठीक है। तो होता यूँ है कि जब लाइक हमारे पास लेट से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो लेट से बाहर वाले भी ज़ाहिर है शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन आके यानी कैथोड रेज आके इनको नॉकआउट करते हैं, यानी इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो नॉकआउट करती हैं, तो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देती हैं। इलेक्ट्रॉन को इनर शेल वालों में से नॉकआउट करके इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकाल देती हैं और यहाँ पे एक प्रोड्यूस हो जाती है वैकेंसी, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसी प्रोड्यूस होती है और उस वैकेंसी को फिल करने के लिए ऊपर से इलेक्ट्रॉन आता है। जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से मतलब हायर शेल से नीचे की तरफ आता है तो ये अमिट करता है एनर्जी, यानी कि ये एक्स रेज, इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है और एक्स रेज इनको ही नाम दिया गया, ठीक हो गया। तो दिस इज़ हाउ कि एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं और इसी को मोज़ले का लाभ देते हैं। और यहाँ से फिर इसने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया, हमें एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया और इस कॉन्सेप्ट को फिर काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं ना कि अहमियत भी मिली, क्योंकि इससे कबल हम एटॉमिक वेट को लेके प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते थे, लेकिन एटॉमिक नंबर इज़ द बेसिक करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एलिमेंट, ठीक है। तो इसी की बेस पे फिर आगे हमारी बुनियाद डाली गई किसकी, पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। नेक्स्ट जी, कैन प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस करते हैं जब किसी चीज़ के ऊपर टकराते हैं। कैथोड रेज फॉर्म अ कनकेव कैथोड, इसको छोड़ दें जी। कैन आयोनाइज, गैसेस को आयोनाइज कर सकती है। कैन काज केमिकल चेंज, यानी रिड्यूसिंग इफेक्ट इनके पास होता है। कैन पास थ्रू थिन मेटल फॉयल लाइक एलुमिनियम एंड गोल्ड फॉयल। E/m ऑफ कैथोड, E/m of cathode rays show that they are simply electrons। और इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था, स्टोनी साहब ने इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। अब यहाँ पे मेन पॉइंट रह गया है कि कैथोड रेज जो होती हैं ये नेचर ऑफ गैस के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती हैं। मस्ट रिमेंबर दिस लाइन, ठीक है। कैथोड रेज नेचर ऑफ गैस के ऊपर या मैटर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। इसके बरक्स हम पढ़ेंगे कि जो केनाल रेज हैं या पॉजिटिव रेज हैं या प्रोटॉन हैं वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसके आगे जाके हम पढ़ेंगे भी कि जो E/m वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की, इसको जे थॉमसन ने मेजर किया था, जे थॉमसन ने मेजर किया था। और इसके ऊपर चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है, इसको जो है मोलिकन ने फाइंड आउट किया था, मोलिकन ने फाइंड आउट किया था। और इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट यूज़ हुआ उसको हम ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। जो E/m वैल्यू थी वो थी हमारे पास 1.75 समथिंग। इसके बाद हम
इसको आगे जाके फर्दर पढ़ेंगे, अभी हम बातें इसकी नहीं करेंगे इधर, ठीक है। तो नेक्स्ट है पॉजिटिव रेज। जी, तो बात चल पड़ी है कैथोड रेज की, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव रेज की। पॉजिटिव रेज को प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन के साथ साथ पॉजिटिव रेज को केनाल रेज भी बोलते हैं। केनाल रेज इसलिए बोलते हैं कि ये जो गोल्डस्टाइन है, इस साहब ने क्या किया था कि जो हमारे पास ये वाला है ना, ये वाली साइड, ठीक है, यानी कि जो उसने कैथोड इस्तेमाल किया था उसने परफोरेटेड इस्तेमाल किया था। परफोरेटेड समझ लें, या उसमें सुराख थे छोटे छोटे, ठीक है, या उसमें केनाल थी छोटी छोटी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल की, तो यहाँ से वो रेज़ जो थी, वो पॉजिटिव रेज़ जो थी वो गुज़रती थी, जिसको उसने केनाल रेज़ का नाम दिया। अब यहाँ पे बात याद रखिएगा कि जो केनाल रेज़ हैं, दीज आर जस्ट गैसियस आयोनाइज्ड आयन, ठीक है, गैस ही आयोनाइज हुई है, जिसको हम पॉजिटिव रेज़ का नाम देते हैं और गैसियस केनाल रेज़ का नाम दे रहे हैं। और याद रखिएगा, थोड़ा आगे चलते हैं फिर याद रखिएगा, प्रोड्यूस ग्लो ऑन अपोजिट एट एनोड, ठीक है, एट एनोड के अपोजिट हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ पे जाके ये ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। केनाल रेज़ होल्स ऑफ कैथोड केनाल रेज़, यानी कि क्या था कि जो कैथोड था उसमें छोटे छोटे होल थे, केनाल्स थी या परफोरेटेड थी, ठीक है, तो इसलिए उसको हमने केनाल रेज़ का नाम दिया। उसके बाद डिपेंड upon द नेचर ऑफ द गैस। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये तो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि देज आर सिंपली इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसी भी गैस के अंदर हो, मैटर के अंदर हो, वो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा ना। लेकिन प्रोटॉन जो होते हैं, हर एक चीज़ का डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, तो उस वजह से उस हर गैस का वेट डिफरेंट होता है, इसलिए ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस के ऊपर, ठीक है। तो दीज आर जस्ट गैसियस आयोनाइज्ड आयन, ठीक है, यानी एक गैस ही आयोनाइज्ड हुई है। दीज आर पॉजिटिव रेज। दूसरी चीज़, डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ज़ाहिर है पॉजिटिव है तो डिफ्लेक्शन तो होगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। फ्लैशेस प्रोड्यूस करते हैं जिंक सल्फाइड की प्लेट के ऊपर। E/M फॉर हाइड्रोजन इज़ हाईएस्ट, सो प्रोट, यानी यहाँ पे चेक करें जो होती है ना E/M वैल्यू ऑफ कैथोड रेज, जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, कैथोड रेज की E/M वैल्यू कांस्टेंट रहती है, बिकॉज दीज आर जस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, उसका मैस सेम रहेगा, उसका चार्ज सेम रहेगा, तो ये इसकी E/M वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन उसके बरअक्स जो पॉजिटिव रेज हैं यानी केनाल रेज हैं, उनकी E/M वैल्यू हर एलिमेंट, हर कंपाउंड या हर एटम के लिए डिफरेंट होगी, क्योंकि हर एक का डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो वो जब हमने फाइंड आउट की तो हाइड्रोजन के लिए सबसे ज़्यादा आई, ठीक है। क्यों ज़्यादा आई? क्योंकि इसका मैस सबसे कम है, ठीक है। अगली बात, मैस ऑफ प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स लार्जर देन इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ से आपने अंदाज़ा लगा लिया कि इलेक्ट्रॉन कितने हैवी हैं, सॉरी प्रोटॉन कितना हैवी है। अगर 1836 इलेक्ट्रॉन होना तो वो एक प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, यानी प्रोटॉन इतना भारी है इलेक्ट्रॉन से कि 1836 इलेक्ट्रॉन हो तो एक प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। जी, तो यहाँ तक बात हो चुकी है हमारी पॉजिटिव रेज की भी, ठीक है। यहाँ तक हमने 5 साइंटिस्ट को डिस्कस किया है। पहले नंबर पे डायमोक्राइटस था, दूसरे नंबर पे जॉन डाल्टन था, तीसरे नंबर पे विलियम क्रुक्स था, जिसने कैथोड रेज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन थी, डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद मोज़ले की बात हमने कर ली, फिर उसके बाद हमने बात की है गोल्डस्टाइन की। अभी तक हमने 5 साइंटिस्ट की बातें कर ली हैं। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। जी, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक के ना हम अगेन जे थॉमसन की तरफ आते हैं, जे साहब की तरफ आते हैं। अभी जब 2 साइंटिस्ट ने वर्क कर लिया कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है, यानी कैथोड रेज
ऑर्केनल रेज या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की जब डिस्कवरी हो गई, तो दूसरी तरफ वो ये उसने फिर जहन लड़ाया और उसने फिर जे थॉमसन साहब ने ना इसी बेस के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट दिया जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल का नाम देते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल। इसके अकॉर्डिंग उसने कहा कि एटम जो है ओवरऑल एक डेंस स्फीयर है और इसके बीच में किसी किसी जगह पे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एम्बेडेड हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप सिंपल एक तरबूज जो होता है ना, तरबूज में जो तरबूज के सुर्खी माइल सारे का सारा मलबा है वो हमारे पास क्या है, वो पॉजिटिव स्फीयर है। ठीक है, लेकिन उसमें जो बीज होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे बीज जो होते हैं वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन है। यानी कि यहाँ से एक अंदाज़ा पता चल रहा है कि पॉजिटिव स्फीयर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, यानी इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हैं इन पॉजिटिव स्फीयर। तो ये उसका कॉन्सेप्ट था और ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सका। ठीक है, और इसके ऊपर फिर दूसरी तरफ जो थे ना रदरफोर्ड साहब ने वर्क किया। रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल ली, यहाँ पे देखें जी, गोल्ड फॉइल ली, उसकी ये थिकनेस थी 0.00004 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी थिकनेस थी उस गोल्ड फॉइल की। उसके ऊपर उसने अल्फ़ा पार्टिकल को घिराया। अल्फ़ा पार्टिकल आपको पता है कि हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। ज़ाहिर है कोई सोर्स इस्तेमाल किया होगा जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे हैं और वो फॉल करवाए उसने इस गोल्ड फॉइल के ऊपर। ठीक है, प्लेट के ऊपर। अब यहाँ से क्या हुआ कि मोस्ट यानी मैक्सिमम पोर्शन जो था ना वो अल्फ़ा पार्टिकल का इसमें से गुजर गया। ठीक है, मैक्सिमम पोर्शन गुजर गया। कुछ जो था वो बैक साइड को टकरा के वापस मुड़ गया, जैसे कि ये रेज़ आ रही है, और कुछ जो थी डिफ्लेक्टेड हो गई। तो यहाँ से फिर जो है ना ये वाली चीज़ गलत साबित हो जाती है। अगर तो यहाँ पे प्लम पुडिंग मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव स्फीयर थी, तो फिर तो चाहिए था कि जो हम अल्फ़ा पार्टिकल इसमें से गुजार रहे हैं वो सारे के सारे वापस आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैक्सिमम गुजर गए, लेकिन बहुत कम जो थी ना अल्फ़ा पार्टिकल वापस आए, यानी पॉजिटिव से टकरा के पॉजिटिव वापस आया। तो फिर यहाँ से कॉन्सेप्ट निकला कि समथिंग इज़ पॉजिटिव इज़ देयर, यानी कुछ पॉजिटिव चीज़ है इस स्फीयर के अंदर जिससे अल्फ़ा पार्टिकल जो कि एक पॉजिटिव था वो वापस आ गया है मुड़ के। तो यहाँ से ही फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी हुई। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, प्रेडिक्शन की। ठीक है, फिर उसके साथ साथ नो डाउट ये आगे डिटेक्टर है, जिंक सल्फाइड का डिटेक्टर इस्तेमाल किया। उसने प्लानिटरी फिर मॉडल भी पेश किया। प्लानिटरी मॉडल पेश किया, उसके अकॉर्डिंग उसने कहा कि सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके गिर्द जो है ना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। और क्लासिकल फिज़िक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि अगर ये यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, तो ये अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव है एक चीज़ और इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है। अगर कॉन्टीन्यूसली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कॉन्टीन्यूसली, तो फिर तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए और अल्टीमेटली फिर इलेक्ट्रॉन इसमें फॉल कर जाएगा और एटम का स्ट्रक्चर तो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। तो फिर इसके अकॉर्डिंग और भी बात होनी चाहिए। अगर ये कॉन्टीन्यूसली रिमूव करता है तो जो स्पेक्ट्रम आता है वो लाइन कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम एटम का नहीं आता। तो ये बात थी रदरफोर्ड की और प्लम पुडिंग मॉडल यानी कि जे थॉमसन ने दिया, यानी प्लम पुडिंग मॉडल को गलत साबित कर दिया रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने एक नया कॉन्सेप्ट भी दे दिया कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन यानी कि न्यूक्लियस है सेंटर में, डेंस कोई स्पेस है एटम के अंदर जिससे अल्फ़ा पार्टिकल वापस आ रहे हैं टकरा के, और उसको उसने नाम दे दिया न्यूक्लियस का। और प्लानिटरी मॉडल भी अपनी तरफ से पेश किया, लेकिन जो कि बाद में गलत साबित हो गया। लेकिन यहाँ तक इतनी बातें थीं, जो प्लानिटरी मॉडल दिया गलत तो साबित हो गया, लेकिन साइंसदानों को सोचने के ऊपर इसने मजबूर ज़रूर किया
कि भाई सोचो कुछ और भी हो सकता है। तो अगली बात क्या है उसकी तरफ हम चलते हैं जी। तो भाई साहब रदरफोर्ड ने तो ठान ली थी कि रुकना नहीं है। रदरफोर्ड वहाँ तक भी ना रुका, लेकिन इसने फिर प्रेडिक्शन की थी 1920 में। उसने कहा था कि एटम के अंदर कोई न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद है जिसका मैस जो है वो प्रोटॉन के इक्वल है। यानी उसने कहा न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर एक ऐसा पार्टिकल मौजूद है जो कि न्यूट्रल है, लेकिन उसका मैस जो है वो प्रोटॉन के इक्वल है। इसी कॉन्सेप्ट को फिर जेम्स चैडविक ने जहन में रखते हुए क्या किया, 1932 में भाई साहब ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर दी और 1935 में इसको अवार्ड भी मिला। डिस्कवरी कैसे की इसने क्या किया कि अल्फ़ा पार्टिकल को बेरिलियम की प्लेट के ऊपर गिराया, जहाँ से हमें कार्बन और न्यूट्रॉन मिला। ये वही पार्टिकल है जिसको रदरफोर्ड नहीं फाइंड आउट कर सका, लेकिन जेम्स चैडविक ने इसको फाइंड आउट किया। इसकी आगे डिफरेंट प्रॉपर्टी है। उस दिन भी हमने एक पेपर में प्रॉब्लम था, वो अगर तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जो न्यूट्रॉन होता है ना, एक फ्री न्यूट्रॉन, वो एक प्रोटॉन में टूटता है, प्लस वो एक इलेक्ट्रॉन में टूटता है, प्लस उसमें से न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है, तो ये बात थी। उसके बाद इसकी भी मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ हैं जी। मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ में चेक कर लें। वही बात हो गई कि एक फ्री न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रिनो में टूटता है। कैन नॉट आयोनाइज गैस को आयोनाइज नहीं कर सकते। हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल होते हैं। एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन्स फ्राम पैराफिन, वाटर, पेपर, सेलुलोज, इन सब में से ये एक्सपेल कर सकते हैं। एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन को एक्सपेल कर सकते हैं अगर, यानी कि न्यूट्रॉन फॉल होते हैं इन सभी चीज़ों के ऊपर, अगर न्यूट्रॉन आप फॉल करवाते हैं इन चीज़ों के ऊपर, तो यहाँ से ये प्रोटॉन को निकाल सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं न्यूट्रॉन। 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा तो फास्ट न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो तो वो स्लो न्यूट्रॉन होगा। और यहाँ से मैं आपको एक और बात बता दूँ कि इन्हीं न्यूट्रॉन्स को इस्तेमाल करते हुए एक टेक्निक बनाई जाती है, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, NAA। इन्हीं न्यूट्रॉन को इस्तेमाल करते हैं हम न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है, लेकिन हमारा यहाँ पे ताल्लुक़ नहीं है इससे जी। तो उसके बाद स्लो न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव इन फिशन पर्पसेस। फिशन पर्पसेस के लिए हम स्लो न्यूट्रॉन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़। और उसके बाद हम आते हैं E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। मुलिकन्स ने इनको फाइंड आउट किया। देखें, E/m वैल्यू जो है ना, ये फाइंड आउट की थी भाई साहब J.J. थॉमसन ने। ठीक है, लेकिन इसके ये कौन क्या फाइंड आउट की थी, ये वाली फाइंड की थी। और ये डायरेक्टली एक पेपर में प्रीवियस में PPSC में हमसे पूछी हुई थी, डायरेक्टली, जो कि फाइंड आउट की E/m वैल्यू। ठीक है, अब अगली बात आती है चार्ज की। ठीक है, तो चार्ज को मुलिकन साहब ने फाइंड आउट किया था। मेथड का नाम है ऑयल ड्रॉप मेथड। ठीक है, ऑयल ड्रॉप मेथड की हेल्प से चार्ज फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर। किसने? मुलिकन ने। ठीक है, और वो चार्ज इतना आया था। ठीक है, इतना चार्ज आया था जो कि बाद में हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है 1.66 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि स्मॉलेस्ट चार्ज है जो कि अभी तक फाइंड आउट हो सका है। ठीक है, यहीं से E/m वैल्यू जब हमें पता है कि इसके इक्वल है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मैस हमें पता है 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम है। E की जगह पे चार्ज रखें, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया, यहीं से हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन का मैस निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली चेक कर लें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल यानी ये पार्टिकल थे।
यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल में फ़र्क चेक कर लें। अब सब एटॉमिक पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कि फर्दर किसी चीज़ से बने होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल ऐसे होते हैं जो फर्दर किसी चीज़ से नहीं बने होते। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, क्वार्क्स एक फंडामेंटल पार्टिकल है, और कुछ पार्टिकल ऐसे भी हैं जो कि दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक हो गया जी। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिक्स। देखें, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है ना, समझ लें कि एक बेसिक और फंडामेंटल, समझ लें कि ये बुनियाद है क्वांटम मैकेनिक्स की। पीछे जो कॉन्सेप्ट था ना अभी तक, वो ये था कि भाई साहब एनर्जी कंटिन्यूसली अमिट या अब्जॉर्ब होती है। लेकिन ये आया, इसने कहा कि एनर्जी कैन नॉट, यहाँ पे नॉट का वर्ड ज़रूर ऐड कीजिएगा, यहाँ पे नोट्स में मिस्टेक है, ठीक है। एनर्जी कैन नॉट अमिटेड और अब्जॉर्ब कंटिन्यूसली, यानी क्या है कि ये डिसकंटिन्यूसली निकलती है, कंटिन्यूसली अब्जॉर्ब हो सकती है या अमिट हो सकती है, और वो डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में अमिट या अब्जॉर्ब होगी, और उन डिस्क्रीट पैकेट्स को हम क्वांटा का नाम देते हैं। उन डिस्क्रीट पैकेट्स को क्वांटा का नाम देते हैं। यानी एनर्जी अमिट या अब्जॉर्ब होगी डिसकंटिन्यूसली, और वो वेव पैकेट्स की फॉर्म में अमिट या अब्जॉर्ब होगी, और हमेशा ये होल नंबर के साथ अमिट या अब्जॉर्ब होगी। ठीक है, और ये तो वेव पैकेट्स है ना। लेकिन अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट के केस में हम इन क्वांटा को फोटॉन का नाम बोल लेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद उसने कहा कि जो एनर्जी निकलती है उसका फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली रिलेशन है, यानी जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी किसी चीज़ की, उसमें से उतनी ही एनर्जी अमिट होगी। ये आगे फर्दर रिलेशन है जिनको आप याद रख सकते हैं। यहाँ से आप फर्दर रिलेशन याद रख सकते हैं, और यहाँ से वी बार जो है, न्यू बार जो है, ये हमारे पास वेव नंबर होता है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वेवलेंथ। यानी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों इन्वर्स हैं किसके? लैम्डा के। लेकिन वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। वेव नंबर चूँकि रेसिप्रोकल इन्वर्स होता है इसका वेवलेंथ का। यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट आप फैक्ट्स को याद रख सकते हैं। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि जिसकी वेवलेंथ हुई बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी होगी बहुत कम, जिसकी वेवलेंथ हुई बहुत कम उसकी एनर्जी होगी बहुत ज़्यादा। इट्स मीन कि जो हमारे पास यहाँ पे मैं ना थोड़ी सी जगह बना के आपको याद करने का तरीका जी। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से ना, इस वाले कॉन्सेप्ट से एक यहाँ से आपसे पूछा जाता है, सम टाइम पेपर में पूछा भी गया हुआ था कि आप जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, उनकी सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कौन सी वेव की ज़्यादा एनर्जी है, कौन सी की कम, बहुत सबसे कम है, तो उसका ऑर्डर हमसे पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये है वर्ड रमी वुक्स गोल्डन कॉपी, यानी रमी RMI वुक्स गोल्डन कॉपी। यानी इससे आपको पता चल गया कि टोटल जो हमारे पास रेडिएशंस हैं वो 8 हैं। ठीक है, टोटल रेडिएशन 8 हैं। रमी वुक्स गोल्डन कॉपी, ये आखिर पे C है। ठीक है, रमी वुक्स गोल्डन कॉपी। देखें, R से रेडियो वेव्स, और इसका ऑर्डर भी यही है, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, इधर को एनर्जी बढ़ती है और इधर को वेवलेंथ। अब देखना, R से रेडियो वेव्स, M से माइक्रोवेव्स, I से इंफ्रारेड, V से विजिबल, U से अल्ट्रावायलेट, X से एक्स रेज, G से गामा रेज, और C से कॉस्मिक रेज। इट्स मीन कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कॉस्मिक रेज़ की जो वेवलेंथ है वो सबसे स्मॉल है,
और इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है एनर्जी और वेवलेंथ का। तो सबसे जो एनर्जेटिक वेव होगी वो कौन सी होगी, वो कॉस्मिक रेज होंगी। सबसे एनर्जेटिक रेज जो होंगी वो कौन सी होंगी, कॉस्मिक रेज। और सबसे कम वाली कौन सी होंगी, सबसे कम वाली कौन सी होंगी, रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स, मस्ट रिमेंबर दिस वन। और इसी रेडियो वेव्स को हम टेलीविज़न वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, इसी रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करते हैं हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे हम अगर इंफ्रारेड इस्तेमाल करते हैं तो उसको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल देते हैं। फिर UV विजिबल को, दोनों को इस्तेमाल करते हैं तो UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल देते हैं। ओके हो गया, आई थिंक ओके हो गया। और उसके बाद हमारे पास ये H जो है प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू याद रख लें 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जॉल इंटू सेकेंड। एनर्जी मीटर अब्जॉर्ब बाय होल नंबर, वो तो बात हो चुकी है, होल नंबर में ही अमिट या अब्जॉर्ब होगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। इससे भी हमसे पिछली दफ़ा पेपर पूछा हुआ था कि एनर्जी जो है वो डिसकंटिन्यूसली अमिट करती है, ये कॉन्सेप्ट किसका था, तो ये भाई साहब प्लांक्स का ही कॉन्सेप्ट था। तो अगली बात हमने करनी है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की। एक साइंटिस्ट है भाई साहब आइंस्टाइन, जिसको हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं। आइंस्टाइन वो साइंटिस्ट है जिसको इसी इफ़ेक्ट की वजह से, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के ऊपर वर्क करने की वजह से नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, आइंस्टाइन को। और फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का फिनोमेना हमारे सोलर सिस्टम में होता है आजकल। अगली बात देखें जी, यहाँ पे चेक करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक पीस ऑफ मेटल है, पहली बात तो यह है कि इसने ये कहा था कि अगर हम लाइट को फॉल करवाते हैं ना किसी मेटल की सरफेस के ऊपर, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं लाइट के फॉल करवाने की वजह से उसको हम फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लाइट कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रही है और इसके ऊपर फॉल हो रही है, तो ज़ाहिर सी बात है अगर कंटिन्यूसली एनर्जी इधर आती जा रही है, जमा होती जा रही है, तो एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, इसने कहा कि अगर आप जितनी मर्ज़ी इंटेंसिटी की लाइट को फॉल करवाएं मेटल के ऊपर, जितनी मर्जी इंटेंसिटी शिद्दत को बोलते हैं ना, कहता है कि जितनी मर्जी इंटेंसिटी की लाइट को फॉल करवाएं आप मेटल के ऊपर, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो सकता। इस मकसद के लिए हमें एक स्पेसिफिक एनर्जी या स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट ही चाहिए होती है जो कि वो काम करेगी, जिसको हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या फ्रीक्वेंसी है जो कि हमें रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अगर आप यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ाएंगे ना, इंटेंसिटी बढ़ाने की वजह से होता यूँ है कि लेट से ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इंटेंसिटी बढ़ाने से फर्दर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है उस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाने से मिनिमम फॉर एग्जांपल हमें चाहिए थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो V मिल गई। लेकिन अगर आप फर्दर देते जा रहे हैं तो वो फर्दर जो दी जाने वाली इंटेंसिटी वाली लाइट है ना, वो क्या करेगी, वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती जाएगी। ठीक हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ज़ाहिर सी बात है जब लाइट को फॉल करवाया तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, उसको बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। एक करंट डिवाइस हमने रखी होगी जिससे हम मेजर करेंगे, एमीटर से हम मेजर करेंगे ना कि कितना करंट इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑफ स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि हम एक स्पेसिफिक जो एनर्जी दे रहे हैं ना फ्रीक्वेंसी की, उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट जो निकल रहा है। यानी उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट का नाम लेते हैं।
तो बेसिकली हम डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, तो इट्स इनफ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, पहले ही बात हो चुकी है। एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। समझ गए? इस लाइन को समझ लें। कहता है कि इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी के ऊपर। एमिटेड इलेक्ट्रॉन के साथ इंटेंसिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का ज़रूर है, ठीक है। एमिटेड इलेक्ट्रॉन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है इंटेंसिटी का, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं भाई साहब कॉम्पटन इफ़ेक्ट। कॉम्पटन इफ़ेक्ट बहुत सिंपल है कि इसको थोड़ा सा ना हम किसी खाली जगह पे बना लेते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ से बना ही हुआ है, ये रेडिएशन जा रही है, और ये जो रेडिएशन है ना, इसको हम फोटॉन का नाम बोल देते हैं, फोटॉन, ठीक है। यानी लाइट जा रही है, लाइट क्या है? फोटॉन है, अभी हमने बात की। वो किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा रही है जाके। जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराती है तो फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कोलिजन होता है। कोलिजन होता है किस किस के दरमियान? फोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के दरमियान कोलिजन होता है, और उस कोलिजन की वजह से स्कैटरिंग होती है, और दिस स्कैटरिंग इज़ बेसिकली इनकोहेरेंट स्कैटरिंग होती है, और इसी को हम कॉम्पटन इफ़ेक्ट का नाम बोलते हैं। और इस क्या बोलते हैं, कोलिजन के दौरान ये जो फोटॉन आया था, इसकी एनर्जी हो जाती है लेस। वो एनर्जी लेस क्यों हुई है? कि वो इस इलेक्ट्रॉन को एक साइड पे स्कैटर करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड द कॉम्पटन इफ़ेक्ट, और ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन इससे हो जाती है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की भी अच्छी खासी जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है बोहर मॉडल। बोहर ने जो कॉन्सेप्ट प्लांक्स ने दिया था उसी को इस्तेमाल किया, जो डिस्क्रीट पैकेट्स वाली चीज़ है ना, यानी लाइट ट्रैवल करती है डिसकंटिन्यूसली, इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया उसने। और उसने कहा कि उसने ये वाली एक इक्वेशन दी रिलेटेड टू मोमेंटम, और उसने कहा कि ये जो मोमेंटम होता है ये क्वांटाइज्ड होता है। यहीं से हमें एनर्जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली कि एनर्जी जो होती है वो भी हर ऑर्बिटल की क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। हर ऑर्बिट की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द एक स्पेसिफिक एनर्जी के साथ ही रिवॉल्व कर सकते हैं, यानी डिस्क्रीट एनर्जी की फॉर्म में ही वो रिवॉल्व कर सकते हैं। और उसने यहाँ से फिर आइडिया जो हमें मिला, बोहर के एटॉमिक मॉडल से हमें जो आइडिया मिला वो ऑर्बिट का मिला आइडिया, या दूसरे लफ्ज़ों में आप शेल कह सकते हैं, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो आइडिया था हमें इसने दिया, ठीक हो गया। दूसरी बात, इसने फिर हमें बता दिया ना, एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो ना तो एनर्जी एमिट करते हैं ना ही अब्ज़ॉर्ब करते हैं जब तक वो एक ऑर्बिट के अंदर रहते हैं, ठीक है। उसी वक्त वो एनर्जी को एमिट या अब्ज़ॉर्ब करेंगे जब वो वहाँ से जंप करेंगे, किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेंगे तो ही वो एनर्जी को एमिट करेंगे। एक बात ये थी, और दूसरी बात ये थी कि कहता है कि अगर हायर से इनर की तरफ आ रहा है तो इट्स मीन कि वो एनर्जी को एमिट कर रहा है, और अगर इनर से हायर में किसी जगह पे जंप कर रहा है तो इट्स मीन कि वो एनर्जी अब्ज़ॉर्ब कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसने रेडियस कैलकुलेट किए, रेडियस इस फार्मूला से कैलकुलेट किए, और ये एक फ़ाइनल वैल्यू आ गई nth रेडियस के लिए, Rn इज़ इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई n स्क्वायर आंगस्ट्रम। यहाँ से n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी पहले ऑर्बिट के लिए n1, दूसरे के लिए n2, तीसरे के लिए n3। अगर आपसे कोई बोलता है कि पहले के लिए एनर्जी निकाले तो आप n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे,
n का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अगेन यही आ जाएगी। दूसरे के लिए करता है तो आप n की जगह पे 2 पुट करेंगे और 2 बन जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। इसी वैल्यू को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो होती है ये 2.11 आंगस्ट्रॉन आती है, ठीक है। और यहाँ से अगर तीसरे के लिए बोलता है तो 3 का स्क्वायर यानी 9 आ जाएगा, तो 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जब 3 ये 4.75 आ जाएगा। और ये हमें 2020 के पेपर में भी पूछा हुआ था, थर्ड और जो बोहर रेडियस होता है उसकी वैल्यू हमसे पूछी हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करते जाना होता है स्क्वायर लेके, ठीक है। उसके बाद एनर्जी को भी उसने फाइंड आउट किया। एनर्जी को इस तरीके से फाइंड किया और यहाँ से एक फाइनल उसने इक्वेशन निकाली ये वाली, ठीक है। यहाँ से एनर्जी निकाली जाती है इस फार्मूला से या इस वाले फार्मूला से। यहाँ पे देखें एनर्जी क्या निकाली, ई एन, ये nth ऑर्बिट के लिए -13.31 1/n², यानी n यहाँ पे अगेन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले के लिए n 1 यानी 1 का स्क्वायर, दूसरे के लिए 2 का स्क्वायर, तीसरे के लिए 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से इसने भी मुख्तलिफ वैल्यूज़ निकाली। यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है ना, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा ना, तो रेडियस R1 से, रेडियस जब आप कैलकुलेट करेंगे R2 से R1 तक जाने के लिए, फिर R3 में R2 तक का, और ये यानी कि रेडियस जो है गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा ना, रेडियस जो होगा वो बढ़ता जाएगा। इसी तरह एनर्जी उसने कैलकुलेट की, और एनर्जी जब उसने कैलकुलेट की तो वहाँ उसने बताया कि एनर्जी गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, यानी जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा एनर्जी डिक्रीज़ होती जाएगी। यहाँ से हमें पता भी चल रहा है कि इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ जो होंगी वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। दूसरी बात है, इसमें थोड़े से डिफेक्ट्स भी हैं जिनको हम बोहर डिफेक्ट्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब बोहर डिफेक्ट्स वो कहता है कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता मल्टीपल, यानी मोनो अटामिक एटम के लिए ही था, जिसको हाइड्रोजन लेके उसने एक्सप्लेन किया था ना। तो ये कहता है कि मोनो अटामिक के लिए तो ओके है, लेकिन उससे हायर जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आएंगी तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर उस कॉम्प्लिकेशन को देखने के लिए सुपर कंप्यूटर की को इस्तेमाल किया गया। सुपर कंप्यूटर की हेल्प से जो है ना देखा गया इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को। फिर उसके बाद नाट, यानी कि एक और बात याद रखें कि ये जो था 2D मॉडल था, ठीक है, 2 डायमेंशनल मॉडल था बोहर का जी। तो उसके साथ साथ जो है ना कैन नॉट एक्सप्लेन इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की जो है ना इंटेंसिटी को भी बयान ना कर सका, और सबसे बढ़कर ये फ़ाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन ना कर सका, फ़ाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन ना कर सका। अब फ़ाइन स्पेक्ट्रम आपको इल्म होना चाहिए। फ़ाइन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जब लेट से यहाँ से हम ड्रा करते हैं, यहाँ से लेट से कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ से इनर आ रहा है, तो ये एनर्जी अमिट कर रहा है, ठीक है। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि ये जो लाइन है ना ये फर्दर स्प्लिटेड है, यानी इसके अंदर फर्दर चीज़ें भी हैं, तो होनी भी चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ ऑर्बिट को मान रहा है ना। बोर कहता है कि ऑर्बिट हैं या नंबर ऑफ शेल हैं सिर्फ, लेकिन हमें पता है कि इसके अंदर ऑर्बिट के अंदर सब शेल भी होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर जो है ना स्पिन्स होती हैं, तो उस वजह से फर्दर लाइनें हमें नज़र आती हैं स्पेक्ट्रम में। तो ये तो एक्सप्लेन होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो सब शेल का आइडिया हमें देता है। तो फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन ना कर सका बोहर, ठीक है। और फिर आगे स्टार्क इफ़ेक्ट और ज़ीमैन इफ़ेक्ट को भी एक्सप्लेन ना कर सका। ज़ीमैन इफ़ेक्ट होता है कि जब हम स्पेक्ट्रम को यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखते हैं तो लाइनें फर्दर स्प्लिट होती हैं, तो उसको ज़ीमैन इफ़ेक्ट कहते हैं। स्टार्क इफ़ेक्ट जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमें फर्दर स्प्लिटेड मिलता है, तो उसको हम स्टार्क इफ़ेक्ट का नाम देते हैं।
तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये जो ज़ीमैन इफ़ेक्ट है ना, ज़ीमैन इफ़ेक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल एक लूप है। लूप आप समझ लें कि एक रस्सी है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से ये मुख्तलिफ़ किस्म की शक्ल एज्यूम कर लेता है, या इसकी मूवमेंट जो है ना इस लूप की वो चेंज होती है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से जो है ना एक नया हमें मिला क्वांटम नंबर, जिसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, इसने हमें कॉन्सेप्ट दिया था किसका, हमें इसने कॉन्सेप्ट दिया था कि एक सब शेल के अंदर, यहाँ पे हमने देखा ना ऑर्बिट होते हैं, तो हमने कहा कि ऑर्बिट के अंदर फर्दर आगे सब शेल होते हैं, और सब शेल के अंदर हमें पता है कि ऑर्बिटल होते हैं, और इसी ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है ये ज़ीमैन इफ़ेक्ट से निकला था। ऑर्बिटल यू नो वेरी वेल के पी एक्स होता है, पी वाई होते हैं, पी जी होते हैं, एस पी डी एफ, इसका कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से मिला। यानी पी तो एक सब शेल है ना, लेकिन ये जो एक्स वाई जी हैं ये उसके अंदर ऑर्बिटल हैं, उनका कॉन्सेप्ट हमें ज़ीमैन इफ़ेक्ट से मिला जब स्टडी किया गया उसको। जी, तो जो बोहर साहब थे ना, उसका मानना था कि जो है ना, जो उसने मॉडल पेश किया वो सर्कुलर था। ठीक है, लेकिन समरफील्ड ने स्फेरिकल मॉडल दिया, और साथ बताया इसने कहा इसने जो MVR इज़ इक्वल टू NH ओवर क्या था हमारे पास इक्वेशन जो थी, पीछे हम देख ही लेते हैं, ये था MVR इज़ को NH ओवर 2π। तो यहाँ पे उसने कॉन्सेप्ट दिया था MVR ओवर KH ओवर 2π। ये जो K है ये एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर का भी थोड़ा सा टच इसने दिया समरफील्ड ने। और उसके बाद इसने कहा भाई साहब, इलेक्ट्रॉन जो हैं आर रिवॉल्विंग इन एलिप्टिकल पाथ विद डिफरेंट एसेंट्रिसिटीज़। ठीक है, मतलब मुख्तलिफ एसेंट्रिसिटी की हेल्प जो है ना, विद डिफरेंट एसेंट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन एलिप्टिकल पाथ में। ठीक है, यानी एलिप्टिकल मॉडल भी इसको आप बोल सकते हैं। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेडियाई, इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ वैल्यूज़ चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पे अगर मैं रफ सा आपको एक आइडिया देना चाहूँ तो यहाँ पे हो जाता है कि लेट से ये सेंटर में न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना कभी इसके पास आते हैं, कभी दूर जाते हैं, कभी पास आते हैं, कभी दूर जाते हैं, यानी कि इसकी रेडियस जो है ना वो भी लगातार चेंज होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी लगातार चेंज हो रही हैं। सो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें काफ़ी है समरफील्ड के हवाले से। जी, तो नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग का। देखें, ये समझ लें कि एक किस्म का ना बोहर साहब का बड़ा ही दुश्मन समझ लें इसको। ठीक है, बोहर का क्योंकि इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो बिल्कुल अगेंस्ट हैं बोहर के। वो कैसे? बोहर का कहना था कि पोजीशन और मोमेंटम जो होती है हम साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं, लेकिन इस साहब का कहना था कि हम पोजीशन और मोमेंटम को, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसका मोमेंटम, उसको हम मेजर नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। डेल्टा एक्स पोजीशन है, डेल्टा पी मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, और अगर हम ये वाला पोजीशन उसकी अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं तो अनसर्टेनिटी आ जाती है डेल्टा पी में, यानी मोमेंटम में, और जितनी यानी कि पोजीशन में एक्यूरेसी आ जाएगी उतनी अनसर्टेनिटी आ जाएगी मोमेंटम में। इट्स मीन कि दोनों चीज़ों को हम एट अ टाइम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। इसकी बात भी लॉजिकल थी कि फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसको हमने लोकेट करना है, हम अगर यहाँ से एनर्जी दे रहे हैं उसको, यानी कि हाई एनर्जी की कोई ना भेज रहे हैं, हाई एनर्जी वाली कोई चीज़ भेज रहे हैं, तो होता यूँ है कि जब वो इसको जाके टकराएगा तो हमें ज़ाहिर सी बात है, जब टकराएगा तो हमें उसकी जो है ना इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का तो पता चल जाएगा, लेकिन जैसे ही जाके टकराएगा तो हाई एनर्जी वाली कोई चीज़ हम भेज रहे हैं, रेज़ भेज रहे हैं, तो उसको ये वाली जो एनर्जी वेव है कुछ एनर्जी अपनी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगी, और उतनी देर में उसका मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा। यानी कि
और अगर हम कोई लो एनर्जी वाली चीज़ भेजते हैं, यानी कि हाई वेवलेंथ वाली कोई चीज़ भेजते हैं, तो वो तो टकरा के वापस नहीं आएगी, हमें इसकी पोजीशन का ही पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है ना, ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एट अ टाइम हम मेजर नहीं कर सकते। अगर एक चीज़ में अनसर्टेनिटी ज़ीरो आ गई है तो दूसरी चीज़ में इनफाइनाइट अनसर्टेनिटी आ जाती है। और ये बिल्कुल रिवर्स है कॉम्पटन इफ़ेक्ट का। ठीक है, कॉम्पटन इफ़ेक्ट हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसको अगर हाइड्रोजन के ऊपर अप्लाई करें, ये उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की हुई हैं, मैथ फाइंड आउट किया, उसके बाद डेल्टा वी फाइंड आउट किया, और ये वेलोसिटी में चेंज है। ठीक है, प्रैक्टिकली दिस बोहर्स ऑर्बिट, बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। स्पेक्ट्रम को समझने से पहले हम थोड़ा सा और बातें करते हैं। तो यहाँ पे ना एक बात है कॉम्पटन इफ़ेक्ट में। कॉम्पटन इफ़ेक्ट ये कहता है कि जो वेव्स हैं ना, वेव्स यानी कि वेव्स जो हैं, ध्यान से सुनिएगा, वेव्स जो हैं वो पार्टिकल नेचर रखती हैं। ठीक है, पार्टिकल नेचर होती है वेव्स की। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट एक और कॉन्सेप्ट देने वाला है डी ब्रोलाई। डी ब्रोलाई साहब कहते हैं कि जो एवरी पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है। हम, तुम, ये रूम, ये एवरीथिंग दैट यू ऑब्ज़र्व फिज़िकली, यानी मैटर जो है वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पे डी ब्रोलाई की हम बात कर रहे हैं। तो डी ब्रोलाई ने एक रिलेशन दिया था हमें, वो दिया था ये इक्वेशन थी जी, लैम्डा इज़ इक्वल टू H/mv। यानी कि देखें, जो वेवलेंथ होती है ये नेचर होती है किस चीज़ की, वेव्स की। ठीक है, और ये मोमेंटम जो होता है ये किसी पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। तो इसने दोनों को मिक्सअप कर दिया कि हर जो वेव है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है और पार्टिकल जो है वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है। और उसी के बाद इसी चीज़ को स्टडी करने वाले डिवीजन और जर्मर हैं, इन्होंने दोनों ने निकल क्रिस्टल को इस्तेमाल करते हुए डिफ्रैक्शन को, डायफ्रैक्शन को स्टडी किया, और यहीं से जो है ना उसी चीज़ को एम्फासाइज़ किया कि बिल्कुल जी ये पार्टिकल नेचर होती है जी। तो उसके बाद है हमारे पास श्रोडिंगर। श्रोडिंगर जो है ना ये एक फिज़िस्ट है, और इसने सबसे पहले तो एक श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट किया। इस चीज़ को समझने के लिए ना सबसे पहली बात तो यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक वेव लेते हैं, इस तरीके से कोई लूप लेते हैं, रस्सी लेते हैं, तो आप इसको जैसे ये वेव की तरह बिहेव करती है, तो इसी चीज़ को उसने अप्लाई किया इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, और उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन भी वेव और पार्टिकल की तरह, दोनों की तरह बिहेव करते हैं। इसी चीज़ को बयान करने के लिए उसने बोला कि उसने एक श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक बॉक्स लिया, उसमें एक पॉइजनिंग कोई चीज़ रख दी, कोई वक्त के साथ जो पॉइजन काज करे, और उसमें बिल्ली को उसने बंद कर दिया, कैट को उसमें बंद कर दिया। अब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। एक तो हमारी जहन में होगा कि बिल्ली ज़िंदा होगी या मर गई होगी, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके। जब तक वो अंदर है ना बॉक्स के, उस वक्त तक दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन जैसे ही हम उसको निकालेंगे, मतलब ओपन करके चेक करेंगे, तो अगेन वन पॉसिबिलिटी होगी, यानी या तो वो ज़िंदा होगी या वो मर गई होगी। ठीक है, और इसी तरह कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल और वेव की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब हम उसकी पार्टिकल नेचर को देखते हैं तो उसकी वेव नेचर जो होती है ना वो बिहाइंड द सीन चली जाती है। इसी तरह जब उसकी हम वेव नेचर को देखते हैं ना तो उसकी पार्टिकल नेचर जो होती है वो बिहाइंड चली जाती है। तो इसलिए एट अ टाइम हम वन चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, यानी कि जो हम देख रहे होते हैं एट अ टाइम, उसी तरीके की कोई अनदर चीज़ एग्जिस्ट कर रही होती है। इसीलिए कहते हैं कि हमारी तरह के अगर एक कासिम इधर बैठा हुआ ना, तो
कासिम का एंटी जो होगा ना वो किसी और जगह पे बैठा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मैटर होती है ना, मैटर, तो मैटर का एक एंटी मैटर भी होता है, ठीक है। यानी अगर देखें ना, आपने एक लेफ़्ट हैंड साइड, आपको लेफ़्ट हैंड दिखाया जाए किसी का, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि राइट ऐसा होगा। तो इसी तरह से कहते हैं कि जी हमारी तरह की चीज़ें हर एक की जो होती हैं ना, वो दो चीज़ें होती हैं। अगर मैं मैटर हूँ तो मेरा एंटी मैटर किसी और जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। इस चीज़ को आप मज़ीद जो है ना पढ़ भी सकते हैं। तो उसने जी इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम मोर देन वन प्लेसेस तक में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब हम उसकी एक चीज़ को जहन में रख लेते हैं, एक चीज़ को एट अ टाइम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं ना, तो जब हम उसकी पार्टिकल नेचर को देख रहे होते हैं तो उसकी वेव नेचर हाइड हो जाती है, और जब उसकी हम वेव नेचर को देखते हैं तो पार्टिकल नेचर हाइड हो जाती है। लेकिन एट अ टाइम हम एक ही चीज़ को मेजर कर सकते हैं। इसी चीज़ को उसने बयान किया कि इलेक्ट्रॉन मोर देन वन प्लेसेस के पर एग्जिस्ट कर सकता है एट अ टाइम, ठीक है। फिर उसने ये वाली हमें इक्वेशन दी है, इक्वेशन को आप देख लें। और साई क्या है, साई को हम नॉर्मलाइजेशन भी साई स्क्वायर जो है ना बेसिकली नॉर्मलाइजेशन है। साई कैन बी ज़ीरो बट नॉर्मलाइजेशन यानी साई स्क्वायर कैन नॉट बी ज़ीरो। साई इज इक्वल टू, साई ज़ीरो हो सकता है एट इन्फिनिटी, ठीक है। और इसने फिर आगे एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रॉन की मोशन को इन वन डायमेंशन भी एक्सप्लेन किया और थ्री डायमेंशन भी। यानी कि ये हमारे पास है वन डायमेंशन के लिए पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन, यानी इलेक्ट्रॉन की मोशन को वन डायमेंशन देखने के लिए उसने ये वाला चेक किया। और इसी तरह उसने थ्री डायमेंशनल यानी को भी स्टडी किया। इसी तरह ना श्रोडिंगर इक्वेशन की एक और फॉर्म भी होती है, डेल्टा स्क्वायर साई इज़ इक्वल टू साई प्लस है जी, उसके बाद ई प्लस वी इंटू साई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे ये जो है ये लैप्लाशियन ऑपरेटर है, लैप्लाशियन ऑपरेटर, और ई जो है ये टोटल एनर्जी है, ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और ये जो हमारे पास है ना साई, ये बहुत ज़्यादा अहम है। साई को हम बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव भी बोलते हैं, साई को हम एम्पलीट्यूड ऑफ वेव भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें याद रखने वाली जो ये हैं कि ये जो साई है ना ये एम्पलीट्यूड है, एक बात हो गई। हमारे लिए ये साई का साई में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम साई स्क्वायर में इंटरेस्टेड हैं। और साई स्क्वायर जो होता है ना ये प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के चांसेस कितने हैं वो हमें साई स्क्वायर बताता है। किसी जगह पे किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कितने हैं उसको हम साई स्क्वायर से यानी कि स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इसको साई स्क्वायर से देखते हैं। और इसी को आप लोगों को पता है कि ऑर्बिटल का नाम देते हैं जहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के। याद रख लीजिएगा ये रियल नहीं होता, ये रियल होता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और अगर इस इक्वेशन में आप साई की डिफरेंस वैल्यू पुट करते हैं, डिफरेंट वैल्यू साई की पुट करते हैं तो आप टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। और साई की वैल्यू पुट करके जो हमें आंसर मिलेंगे उन आंसर को हम ईएन वैल्यू का नाम देते हैं, ठीक है, ईएन वैल्यूज़ का नाम देते हैं। और जो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं उसको हम ईएन फंक्शन का नाम देते हैं, ठीक है, ईएन फंक्शन का नाम देते हैं। और उसके अलावा ये जो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन की बहुत सारी फॉर्म है, आप देखेंगे बहुत सारी आपको शक्लें मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर हमें पता है कि जो हमें एक्सेप्टेबल जो सॉल्यूशंस होंगे ना, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस होंगे श्रोडिंगर इक्वेशन के,
वो ही जो है ना इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो क्वांटम नंबर है ना, हम श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करते हैं मुख्तलिफ वैल्यूज़, मुख्तलिफ वेरिएबल्स, और जो एक्सेप्टेबल चीज़ें हैं उसमें, यानी कि एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशंस आर आल्सो कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। और उन्हीं क्वांटम नंबर से ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, इससे 3 क्वांटम नंबर, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक एल यानी अज़ीमुथल, और एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये 3 क्वांटम नंबर हमें इस इक्वेशन से निकल के मिले और उनको हम देखते हैं जी। तो हमारे पास हैं अब क्वांटम नंबर्स, इनसे आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, ठीक है। पहली बात तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना, ये हमें शेल के बारे में बताएगा या ऑर्बिट के बारे में बताएगा, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, एन जो है ना 0 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, और हमेशा एन 0 यानी 0 से ज़्यादा ही होगा। एन की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती हैं, जिसकी 1 होगी वो के होगा, जिसकी 2 होगी वो एल होगा, जिसकी 3 होगी वो एम होगा और एन होगा। और एक ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको, यानी किसी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम 2n² से फाइंड आउट करेंगे। पहले के लिए 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर 18 आएंगे, फिर 32 आएंगे, ठीक है। और किसी अगर आपको यही पता करना हो ना कि एक शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, एक शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, तो n² से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। पहले में 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 9 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उसको आप n² से फाइंड आउट करेंगे। और उसके अलावा जब आपको n का इल्म हो जाए ना, तो n का इल्म होने के बाद आप साइज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इतनी इन्फॉर्मेशन आप क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में याद रखते हैं तो इट्स इनफ। नेक्स्ट बारी है जी हमारे पास अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की, और इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ये सब शेल के बारे में हमें बताएगा, ठीक है, सब शेल के बारे में। ये हमें फाइन स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, वो फाइन स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि वो किस वजह से है, वो सब शेल की वजह से, पीछे भी हम बात कर चुके। ये हमें बताता है कि एल जो होती है वैल्यू वो n-1 की इक्वल होती है। अगर एल की वैल्यू 0 है तो ऐसा ऑर्बिटल होता है, सब शेल होता है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो पी होता है, इसकी वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 2 हो तो डी होता है, एल की वैल्यू 3 हो तो एफ होता है, ठीक है। और अगर हमें ये पता करना हो कि किसी एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, तो हम इस 2 × 12+1 से पता कर सकते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये फाइंड आउट कर लिए इस तरीके से, यानी हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी सब शेल के अंदर कितने हैं 2 × 12+1 फार्मूला से। 2 × 12+1 फार्मूला से हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी ऑर्बिटल में कितने हैं। यू नो एस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, एफ में 14 होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमें पता करना हो ना कि एक सब शेल में ऑर्बिटल कितने हैं, तो 2l+1 की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं उसका पता लगाने के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ना हम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। और ये हमें आपको पता है कि जी मैन इफ़ेक्ट के बारे में भी बताता है, जी मैन इफ़ेक्ट के बारे में बताता है, और ऑर्बिटल के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। इसकी वैल्यू 0 से ±l होती है, ठीक है। और आपको इल्म होना चाहिए कि एस के लिए इसकी वैल्यू 0 आती है। इट्स मीन कि एस में ओनली 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में
5 ऑर्बिटल होते हैं और F में 7 ऑर्बिटल होते हैं। इसलिए यहाँ पे F में 14 इलेक्ट्रॉन इसमें अकामोडेट होते हैं। इसी तरह 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं D में, तो इसमें अकामोडेट होते हैं 5 में, और इसमें P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 में अकामोडेट होते हैं। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इस एक में अकामोडेट हो जाते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर देखें तो स्पिन क्वांटम नंबर अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है तो वो होगी +12 स्पिन, और क्लॉकवाइज है तो -1/2 होगी। और स्पिन क्वांटम नंबर आया क्यों था, यू नो वेरी वेल कि इलेक्ट्रॉन के अलावा न्यूक्लियस इटसेल्फ अपनी एक्सिस के अराउंड स्पिन करता है, जिसको हम सेल्फ रोटेशन बोलते हैं, उस वजह से इसका जन्म हुआ था। ठीक है जी। तो उसके बाद हमने थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन की, मतलब इलेक्ट्रॉनिक की कॉन्फ़िगरेशन की बात करनी है। कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला जो रूल है ना, यानी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करनी है हमने। अब सबसे पहला रूल है N+L रूल है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑफबाउ प्रिंसिपल है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है और हुंड्स रूल है। N+L रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स हम उसमें पहले फिल करेंगे जिसकी N+L वैल्यू कम आएगी, यानी इलेक्ट्रॉन हम उसमें फिल करेंगे जिनकी N+L वैल्यू कम आएगी। ठीक है, उस ऑर्बिटल को हम पहले फिल करेंगे। ठीक है, और जहाँ पे दोनों वैल्यूज़ सेम आ जाएं वहाँ पे हम उसको फिल करेंगे जिसकी N वैल्यू कम आएगी। यानी कि 2p और 3s की दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, यानी कि 3 वैल्यू आ रही है N+L के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब दोनों वैल्यू सेम आ गई तो ये रूल कहता है कि जिसकी N वैल्यू स्मॉल हो उसको पहले फिल करेंगे। यहाँ पे 2 है N वैल्यू, तो 2p वाले का फिर हम फिल कर लेंगे। यहाँ पे 3 है तो इसको हम इग्नोर करेंगे, मतलब पहले 2p को फिल करेंगे। तो उसके बाद आता है हमारे पास ऑफबाउ प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में, यानी कि लोएस्ट वाले को पहले फिल करेंगे, फिर हाईएस्ट वाले को, फिर उससे हाईएस्ट वाले को, फिर उससे हाईएस्ट वाले को। नेक्स्ट रूल है हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कहता है कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन को अपोजिट स्पिन के साथ आपने फिल करना है। ठीक है, उसके बाद हुंड्स रूल है। हुंड्स रूल कहता है कि भाई साहब अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों, लाइक ये दोनों ऑर्बिटल हमारे पास अवेलेबल हैं, तो वो कहता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हों तो बजाय इसके कि आप दोनों को एक ही ऑर्बिटल में रख दें, आप उसको ऐसा करें कि डिफरेंट ऑर्बिटल में रखें लेकिन सेम स्पिन के साथ रखें। डिफरेंट ऑर्बिटल में रखें लेकिन सेम स्पिन के साथ रखें। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन है क्रोमियम की और कॉपर की। क्रोमियम में आपको पता है कि एस से इलेक्ट्रॉन जाता है इसको हाफ फिल्ड करने के लिए, डी को हाफ फिल्ड करने के लिए, इधर से एस इसमें जाता है डी को कम्प्लीटली फिल करने के लिए। ये हाफ फिल और कम्प्लीटली फिल जो होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसलिए कॉपर और क्रोमियम में यहाँ पे डिफरेंस आता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट बात रह गई है थोड़ी सी, और वो है हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम यू नो के वाइट लाइट को जब हम गुजारते हैं प्रिज्म में से तो वो डिफरेंट जो है ना कलर में अपने आप को ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ या एनर्जी की बेस के ऊपर डिफरेंट रीजन में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है और उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और लाइन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम वो होता है जिसमें कलर जो होते हैं ना, कलर एक दूसरे में डिफ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे में कलर डिफ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, डिफ्यूज़ या इमर्ज होते हैं। और लाइन स्पेक्ट्रम में सिंपल सी बात है, डिस्टिंक्ट कलर हमें नज़र आ रहे होते हैं, डिस्टिंक्ट कलर नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी होती है, ये जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है ना, ये प्रॉपर्टी होती है प्योर एलिमेंट या किसी कंपाउंड की। ठीक है, उसके बाद लाइन स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स हो सकते हैं, एक होता है एमिशन, एक होता है अब्जॉर्प्शन। एमिशन स्पेक्ट्रम में जो ब्राइट लाइन होती है ना, एमिशन में ब्राइट लाइनें हमें नज़र आती हैं और जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है, डार्क बैकग्राउंड होता है और ब्राइट लाइनें हमें नज़र आ रही होती हैं। और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में यूँ होता है कि हमें जो बैकग्राउंड होता है वो
वाइट होता है, यानी कि बैकग्राउंड जो होता है ना उसका डार्क नहीं होता है, यानी कि क्या होता है, समझ लें कि ब्राइट होता है, उसका बैकग्राउंड जो होता है वो ब्राइट होता है और हमें डार्क लाइनें नज़र आ रही होती हैं। इसको हम फर्दर एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे आप इतना याद रख लें। उसके बाद हाइड्रोजन का जब हम स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं तो हमें डिफरेंट किस्म की फर्दर लाइनें मिलती हैं, जिसमें लेमन है, बाल्मर है, पास्टन है, उसके बाद ब्रैकेट है, पफंड है। इनको याद रखने के लिए ना एक वर्ड याद रख लें, लेज़ी बॉय पास बोर्ड पेपर, यानी इस पांच वर्ड बन गए, लेज़ी बॉय पास बोर्ड पेपर। तो लेज़ी बॉय ने जी पास कर लिया बोर्ड पेपर, तो इसको हम याद रखने के लिए, ठीक है, एक सीक्वेंस में याद रखें। जब इन्फिनिटी से n1 में आता है इलेक्ट्रॉन तो उस वक्त हमें लेमन मिलती है, ठीक है। और जब बाल्मर यानी n1 से n2 में आता है इलेक्ट्रॉन फॉल करता है तो उस वक्त हमें बाल्मर मिलती है, यानी इन्फिनिटी से n1 में आया तो पहली, फिर आगे सो ऑन, n1 से फिर 2 में, फिर 2 से 3 में, फिर 3 से 4 में, 5 से 6 में, इस तरीके से फॉल करता जाएगा तो हमें डिफरेंट सीरीज़ आगे मिलते जाएंगे। अब अगली बात यह है कि आपने वर्ड याद रखना है यूवी, बस यूवी। ये बहुत अहम बातें बता रहा हूँ मैं, बहुत अहम बातें बता रहा हूँ। यूवी यानी पहली सीरीज जो है वो अल्ट्रा वायलेट है, यानी यूवी है। दूसरी विजिबल है, देखें ना, पहली अल्ट्रा वायलेट, यू से अल्ट्रा वायलेट, वी से विजिबल, यानी पहली सीरीज जो है ना, पहली सीरीज कौन सी है, लेमन सीरीज जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है। दूसरी जो होती है बाल्मर वो विजिबल रीजन में होती है, ठीक है, विजिबल रीजन में। और अगली सारी की सारी जो तीन हैं वो तीनों कहाँ पे होती हैं, आई से इंफ्रारेड में होती हैं। यूवी वर्ड याद रख लेना, यूवी। तो इससे आपको एक सीक्वेंस में ये भी याद रहेगा कि कौन सी किस में फॉल करती है। तो आई होप सो कि दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये था हमारा टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने क्लासिकल मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हुए बातें की क्वांटम मैकेनिक्स तक की, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको अच्छे अंदाज में फोकस होकर सुनिएगा। बहुत जल्दी हमने किया है, उसकी रीज़न ये है कि हमने अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम अपने आप को आगे लेके जाना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।